हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पूरा लोकेशन के बारे में सारी जो जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको कवर करा था। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत देश के साइज के बारे में, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो साइज में अपने लैंड मास में कितनी बड़ी है और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कहां पर रैंक करती है। तो चलिए ये सारी चीजें देखेंगे। फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज को यहां पर पढ़ते हैं। पहले ही खुलासा कर दिया गया है कि भारत देश का लैंड मास कितना है। सो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स 3.28। याद रखिएगा बच्चों, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि पूछी जा सकती है। तो हमारे भारत देश का लैंड मास अच्छा खासा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। उसी के बाद हम बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड में जो टोटल 100% एरिया है, उस 100% एरिया में से 2.4% एरिया इंडिया के पास है। तो वर्ल्ड के 100% एरिया का जो हिस्सा है उसमें से 2.4% हिस्सा हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। और इस चीज को लर्न करने के लिए एक बहुत इजी सा शॉर्टकट हमारे पास है, रुकुक बाई। ठीक है, रुकुक बाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए बच्चों, नंबर 1 पे आता है रशिया, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड मास मौजूद है। रशिया हैज अप्रोक्सीमेटली 17.09 एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में 17.09, जो हमारे पास सिर्फ 3.28 है, इनके पास 17.09 है। कनाडा फिर सेकंड नंबर पे आता है, तो आरसीसी मतलब कनाडा। कनाडा के पास है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। फिर आता है यूएस, जिसके पास कनाडा से थोड़ा सा ही कम एरिया है, विच इज 9.62। ज्यादातर ऐसे लोगों को लगता है कि यूएसए के पास ज्यादा एरिया है, कनाडा के पास कम है, बट उल्टा है। हाँ, कनाडा के पास हल्का सा एरिया यूएसए से ज्यादा है। और फिर आता है आरसीयू के बाद सी, फिर से सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना बच्चों, चाइना के पास भी हल्का सा यूएसए से कम एरिया है, विच इज 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। देन ब्राजील विच इज 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और फिर इंडिया 7th नंबर पे आता है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ऑलराइट, तो ये है हमारा रुकुक बाई। इस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म से आप लोग लर्न कर सकते हैं कि वर्ल्ड में साइज के हिसाब से कंट्रीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 पे कौन आता है, 2 पे कौन आता है, 3 पे कौन आता है। ठीक है, और हम लोग किस पे आते हैं? 7th नंबर पे आते हैं। पर वहीं पर बात करी जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारी सबसे ज्यादा है, तब भी 7वें नंबर पे आते हैं। तो जगह कम पड़ रही है लोगों के लिए थोड़ी सी। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब थोड़ी सी और चीजें समझते हैं। ओके, जो चीजें लर्न करने वाली हैं, अभी तक आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद दूसरी चीज, इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। रुकुक बाई से आप बाकी भी कंट्रीज को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज यहां पर जो आई है, हमारी लैंड बाउंड्री कितनी लंबी है और हमारी कोस्ट लाइन कितनी लंबी है। ठीक है, अब लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन क्या होता है, जरा इसको भी समझते हैं। लैंड बाउंड्री हमारी है 15,200 किलोमीटर की। बच्चे, लैंड बाउंड्री का मतलब है कि हमारे भारत का वो बॉर्डर एरिया, वो वाली बाउंड्री जो कि जमीन के साथ जुड़ी है। ठीक है, दैट इज लैंड बाउंड्री। जैसे यहां से आप देखो, जैसे गुजरात के इस हिस्से से आप देखेंगे तो ये वाली जो पूरी जगह ये जमीन के साथ जुड़ी है ना, तो ये लैंड बाउंड्री है। अब यहां से लेके पूरा वहां से ट्रेस करना पड़ेगा, इधर 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 इधर, तो ये सारी हमारी लैंड बाउंड्री। तो यहां से चालू करके एंड तक पहुंचने में 15,200 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ेगा। वहीं पर कोस्ट लाइन क्या है? कोस्ट लाइन हमारी बच्चों वो सारी बाउंड्री है, वो सारा बॉर्डर है जो कि पानी के साथ जुड़ा है। जैसे कि यहीं से ये देखो, अब ये वाला पानी के साथ जुड़ा है। अभी पूरा नीचे लेके जाओगे, इधर 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 तक आते आते ये पूरी हमारी कोस्ट लाइन। और कोस्ट लाइन थोड़ी छोटी है लैंड बाउंड्री के मुकाबले। कोस्ट लाइन है हमारी 7,516.6 किलोमीटर्स की, 7,516.6। साथ ही बच्चों याद रखिएगा कि कोस्ट लाइन सिर्फ ये वाली नहीं है। कोस्ट लाइन इस पर्टिकुलर चीज के साथ साथ आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स की भी जो कोस्ट लाइन है और आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइन है उसको भी जोड़ रखा है। तो भी इट इज लेस देन द लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली डबल है। कोस्ट लाइन इज 7,516.6 इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ऑलराइट, चलिए
अब जरा ये दोनों चीजें भी याद से आपको अच्छे से लर्न करनी है। अब देखिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि बच्चों हमारा ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि हमारे हिमालयन पहाड़ हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। और एक्चुअली में हम लोग इनको यंग फोल्ड क्यों बोलते हैं, इनको यंग फोल्ड क्यों बोला जाता है हिमालयस को, फटाफट से लिख रही हूं, हाँ, हिमालयस को यंग फोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हमारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स बन रहे थे उस टाइम पर हिमालयन माउंटेन्स बाद में फॉर्म हुए थे। तो बाकी फिजिकल फीचर्स के हिसाब से जैसे प्लेटू रीजन सबसे पुराना है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन्स बन गए, तो माउंटेन्स जो है ना, माउंटेन्स एक तरीके से जब टक्कर हुई प्लेट्स की तो माउंटेन्स निकल कर आए, तो माउंटेन्स बाद में फॉर्म हुए। एज अ फिजिकल फीचर उनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी लेट हुई, दैट इज वाई, क्योंकि वो बाद में आए हैं इसलिए उनको यंग फोल्ड बोला जाता है। कोई यंग है नहीं वो, वैसे है ना, बहुत टाइम पहले फॉर्म हो गए थे, बट बाकियों के हिसाब से यंग है, इसलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। और फोल्डिंग से बने थे, जैसे एक के बाद एक जैसे प्लेट्स टक रही, फोल्डिंग होती रही, तो उससे माउंटेन्स बने थे। तो फॉर्मेशन क्योंकि फोल्डिंग से हुई थी और क्योंकि बाद में हुई थी, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज को बोला जाता है। और आप सभी को पता है कि जो हिमालयाज हैं वो एक ऐसी बच्चों जो रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन्स की, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं एक्सट्रीम ठंड से, बैरियर की तरह, एक शील्ड की तरह खड़े रहते हैं हमारे वो पहाड़, हमारे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। चलिए उसी के साथ आइए यहां पर देखते हैं क्या बात हो रही है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर, extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west, Bay of Bengal on its east. South of 22 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात हो रही है 22 डिग्री के लैटिट्यूड की, तो यहां पर 20 है, ये 28 है, हाँ, तो इधर ही इस साइड पे, ठीक है, इधर इस वाले लैटिट्यूड की बात हो रही है कि इस लैटिट्यूड से नीचे आते आते हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो टेपर होने लगता है। टेपर होने का मतलब है ऐसे पतला होने लग जाता है ना। तो आप ये देख सकते हो कि पूरी जगह ऐसे टेपर हो रही है, ये पहले यहाँ ज्यादा है, फिर कम 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 टेपर होने लग जाती है, ठीक है। टेपर हो रही है, इंडियन ओशन के टुवर्ड्स जा रही है, और इंडियन ओशन को भी एक तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। आपके वेस्ट में है अरेबियन सी, इट्स इन द वेस्ट, एंड आपकी ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला जो हमारा लैंडमास है, हमारा जो डेक्कन पोर्शन है इंडिया का, सदर्न पोर्शन, ये टेपर होता चला जा रहा है 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद में, और यहाँ लेफ्ट में मतलब ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका क्या है, अरेबियन सी, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है, ऑलराइट। तो यही बात हो रही है बड़ी प्यारी सी। चलिए आगे देखिए, ओके, लैटिट्यूडनल। अब बच्चों पता है बहुत बारी क्या होता है, हम ज्योग्राफी की किताब में ये सब चीजें पढ़ते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार प्यार से एक एक शब्द करके समझा रही हूं ताकि आपको ढंग से जो है ना चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। समझिएगा इस चीज को भी। अब देखो यार, यहां पर 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है, याद रखो, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, है ना। ये दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडियन मेनलैंड जो है फॉल करता है। नाउ डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है कि नहीं, 8 से लेके 37, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 38 लगाओ आप तो कितना डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का अप्रोक्स डिफरेंस है इस लेंथ का। वहीं पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, है ना, ये ईस्ट है। यहां पर भी लगाओ 68 के बाद 78, 88, 98 अप्रोक्सीमेटली भाई, तो 29 डिग्री अप्रोक्सीमेट डिफरेंस दोनों का बिल्कुल सेम है, 30 डिग्री का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। मतलब कि जो ये वाली लेंथ है और जो ये वाली लेंथ है अप्रोक्सीमेटली बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको जो ये नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट है ये थोड़ा ज्यादा लंबा लगता है इन कंपैरिजन टू द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ऐसा क्यों है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ साउथ के एक्सटेंट में कोई गैप नहीं आ रहा, आपको सीधी सीधी जमीन दिख रही है, बट यहां पर बीच बीच में जैसे नेपाल आ गया, भूटान से थोड़ा सा हिस्सा कट गया, तो आपको लगता है कि ये छोटा है और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे देखो,
नाउ वील टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड मेरिडियन कुछ नहीं है, सिंपली एक लॉन्गिट्यूड है जो भारत देश के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि डिसाइड करता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में जो टाइम फॉलो होता है ना, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू डिसाइड करा जाता है। क्या बोल रही है मैम? अभी आपको समझ में आएगा। So from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. बच्चों आपने ये तो चीज सुनी होगी कि the sun rises in the east, sets in the west। मतलब कि हमारा जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे ईस्ट में पड़ती हैं, फिर वेस्ट में आती हैं। तो सबसे पहले सूरज इधर आ जाता है इस साइड, बाद में इस साइड तक आता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में दिन पहले हो जाता है, गुजरात में बाद में होता है। और कितनी बाद में होता है? 2 घंटे बाद होता है। तो पूरा यहां से यहां तक सूरज की किरणें आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब कि टाइम लैग है 2 घंटे का। बट फिर भी घड़ियां जो है वो पूरे भारत देश में एक ही समय दिखाती हैं। तो ये कैसे हो गया? अब यार हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पे बाद में पता चल रहा है, ऐसा हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि पूरे भारत देश में एक ही टाइम जोन रहे, जिससे कि कंफ्यूजन कम से कम हो। एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोजन द स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज अ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया as the deciding factor। जो टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन पे रहता है वही टाइम पूरे इंडिया में रहता है। ठीक है, नाउ लुक, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, इट इज एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। तो बच्चों स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है वहां के मिर्जापुर के थ्रू होता हुआ गुजरता है। मिर्जापुर से आपको वो सीरीज याद आ गई होगी, तो मिर्जापुर के थ्रू होता हुआ स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। क्या है इस लॉन्गिट्यूड का? वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और इसी के अलोंग जो टाइम होता है उसी टाइम को कंसिडर करा जाता है फॉर द इंटायर कंट्री। वही समय माना जाता है पूरे देश के लिए। उसी के साथ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब 2 चीजें यहां पर देखो, आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो तो ये टाइम का डिसाइड करते हैं कि पहले वहां सुबह हो गई, यहाँ पे फिर बाद में हो रही है। टाइम डिफरेंस लॉन्गिट्यूड की वजह से आता है। बट लैटिट्यूड भी कुछ डिसाइड करता है। लैटिट्यूड यानी कि जो लेटिव लाइन है, तो ये वाले जो लैटिट्यूड्स है जो इक्वेटर के पास हैं, वहां पर जैसे केरला वगैरह में दिन और रात के बीच में ना ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता। मतलब जितने लंबे दिन हैं उतनी लंबी रातें होती हैं। बट जैसे जैसे लैटिट्यूड्स नॉर्थ की तरफ जाते रहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ या मतलब इधर नॉर्थ इंडिया में भी आते रहेंगे, तो वहां पर डिफरेंसेस ज्यादा फील होते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली, हरियाणा, हम बोल सकें कि पंजाब वगैरह में रहते हो या कश्मीर में रहते हो, तो आपको ये चीज पता होगी, यूपी में भी रहते हो तो पता होगी कि गर्मियों के टाइम पे दिन ज्यादा लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और ठंड के टाइम पे रातें ज्यादा लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है डे और नाइट के बीच में, ये नॉर्थ में ज्यादा फील होता है, साउथ में उतना नहीं फील होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं। यहाँ पे सनरेज गर्मियों के टाइम पे ज्यादा आती है, ठंड के टाइम पे कम आती है। इस वजह से वो डिफरेंस है। ठीक है ना? तो सोलर इंसुलेशन का सारा खेल है साउथ में, क्योंकि वो इक्वेटर के पास जगह है, तो वहां पर सनरेज आपकी आती रहती हैं पूरे साल के दौरान। तो वहां दिन और रात का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। बट जैसे जैसे आप नॉर्थ में लैटिट्यूड की तरफ जाते रहो, तो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो गर्मियों के टाइम पे वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं। ठंड के टाइम पे वहां ज्यादा दूर हो जाता है वो वाला जगह सन से, तो दिन छोटे हैं, रातें लंबी। तो यहां पर ना एक्सट्रीम चलता रहता है सिनेरियो। ऑलराइट, समझ में आई? तो लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है आपका टाइम। ओके जी, बहुत ही बढ़िया चीज हो गई है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने अभी साइज तो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करेंगे और उनका रिलेशन जानेंगे। कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।